वो आंसू जब्त करती बरपा बैठी थी। उसके घर वालों ने उसकी एक भी ना सुनते। बासम के कहने पर उसके रुखसी कर दी। वो अपने माँ बाप से सख्त खफा थी, जिनकी नज़र में अपनी इकलौती औलाद की मर्ज़ी की कोई अहमियत नहीं थी। क्या सोचा था उसने और क्या हो गया था जिस इंसान की मोहब्बत में अपनी ज़ात को बेमोल कर दिया। जब उससे दूरी पर सब्र कर चुकी थी तो अल्लाह ने उसका नसीब फिर से उसी शख्स के साथ जोड़ दिया। वो खुद को सख्त बेबस महसूस कर रही थी। ईशा अफरीदी उसे बहुत कुछ समझाते बासम के कमरे में बिठा गई थी। बासम अफरीदी के कमरे में इसी के बिस्तर पर बैठी वो यानी सोचू में गिरी हुई थी। आखिर में यूं सज संवर का बैठी इस इंसान के इंतज़ार में क्यों बैठी हूँ जिसने मेरी ज़ात का तमाशा बना कर रख दिया। अचानक ये सोच उसके दिमाग में आई तो वो झटके से अपनी जगह से उठी। उसने अभी एक कदम ही आगे बढ़ाया था कि कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला और फिर बंद हो गया। मोमल की धड़कन सुस्त पड़ने लगी। उसने कदम आगे बढ़ाना चाहा पर पैर जैसे ज़मीन के साथ चिपक गए थे। उसे बारी बूटों की दमक अपने करीब आती महसूस हो रही थी। वो अपनी सांस ताक रो गई। उसके मुंह से बेसाता एक चीख निकल गई जब उसने उसका बाजू पकड़कर उसे झटके से अपनी तरफ मोड़ा। छोड़िए मुझे। वो कसमसाती हुई अपने बाजू उसकी मजबूत गिरफ्त से छुड़वाने की नाकाम सी कोशिश करने लगी। वो एक लफ्ज़ भी कहे बगैर अपने हाथ खींचता हुआ अलमारी की तरफ बढ़ गया। एक हाथ में उसका बाजू यूं ही दबोचे वो दूसरे हाथ से अलमारी दरवाज़ा खोलकर उसमें लटकता हुआ एक सूट निकाल गया। तुम्हारे पास 10 मिनट हैं जिनमें तुम फ्रेश होकर अपना लिबास बदल कर बाहर आओगी। उसके लिबास पर मौजूद किसी और के नाम का लिबास उसके वजूद में शरारे दौड़ा गया था। उसके हाथ में वो लाल रंग का लिबास पकड़ा कर उसका बाजू अपनी गिरफ्त से आज़ाद करके वो इसके बात से साफ इनकार करना चाहती थी, पर उस कदर हैवी कपड़ों में खुद भी गैर आरामदेह महसूस कर रही थी। इसीलिए कपड़े पकड़कर चुपचाप बाथरूम की तरफ रुख कर गई। वो 10 मिनट के बजाय 30 मिनट के बाद कमरे में दाखिल हुई तो उसे आरामदेह कपड़ों में बेड पर बैठे देखा। उसके बाहर आने पर वो एक गहरी नज़र उस पर डालकर साइड टेबल पर पड़ी सिगरेट की डिब्बी और लेटर उठाकर एक सिगरेट सुलगा गया। उसके हाथ में मौजूद सुलगता हुआ सिगरेट देखकर मोमल हैरत से बड़ी आंखों लिए एक नज़र उसके चेहरे पर डालती तो एक उसके हाथ में मौजूद सिगरेट पर उसकी नज़रें मुसलसल खुद पर महसूस करता वो अपनी नज़रें उस पर गाड़ कर एक आबरू उठाकर उसको सवालिया नज़र से देखने लगा। उसके देखने पर वो सरपटाई हुई अपनी नज़रें फेर के मनाहल कहाँ है वो दी कमरे में जहाँ वहाँ देखती उससे इस्तफसार करने लगी अपनी दादी के पास। वो हनूस नज़र उस पर जमाए बारी आवाज़ में गोया हुआ क्यों। उसके जवाब पर वो उलझ कर देखने लगी ताकि आज की रात वो हमें डिस्टर्ब ना कर सके। उसके मानी हेजी बात पर वो सुरह बढ़ती हिफत ज़्यादा चेहरा मोड़ गई। क्या बदतमीज़ी है ये। वो इसे घूर कर रह गई। ये मेरा नहीं बल्कि मनाहल की दादी का शाही फरमान था। तुमने सवाल किया तो मैंने उसका जवाब दे दिया। इसमें कौन सी बदतमीज़ी की मैंने वो सात वली उस पर चढ़ दौड़ा। आपसे बात करना ही फजूल है। वो उसके मुंह से जड़ते फूल सुनने की कोशिश करने लगा पर उसकी सरगोशी जितनी आवाज़ सुन ना सका बस उसके हिलते होंठ ही देख सका। कहाँ जा रही है। वो दुपट्टा का दुबार डालते कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ी तो वो सीधा होता उसे आवाज़ लगा गया। मनाहल को लेने वो जवाब देकर फिर से बाहर जाने लगी। जब उसके आवाज़ पर उसके कदम फिर से जंजीर हुए। क्यों इस वक्त अपने साथ साथ मेरी ज़ात का भी तमाशा लगाना चाहती हो। बाहर जाकर चल कर कमरे में पड़ी रहो। वैसे भी अब तक वो सो चुकी होगी। आपकी उसकी नींद खराब मत करो। उसके साथ आवाज़ में सर्द ही अल्फाज सुनते बोला। बेंच का अपने कदम वापस ले दी सोफ़े की तरफ बढ़ गई। एक भी बागी नज़र उस पर डाले बगैर वो सोफ़े पर लेट कर कंधे पर पड़ा दुपट्टा सर तक तान गई। उसकी एक एक हरकत देखता वो पेचोताब खा कर रह गया। सोफ़े के नीचे गिरे उसके लंबे घने बाल उसको आज भी अपनी लपेट में लेने के लिए कोशां थे। जैसे वो नज़र फेर कर एकदम अपना जगह से उड़कर तेज़ कदम उठाता उसके सर पर ना पहुंचा। उठो यहाँ से लड़की। कोई फिल्म ये ड्रामा नहीं चल रहा जिसमें तुम मेरे साथ सोफ़ा खेलोगी। उठो यहाँ से और बेड पर चलो। वो इसके सर पर खड़ा अपनी बात पूरी करता अचानक उसके सर तक ताना हुआ दुपट्टा एक झटके से खींच गया तो उसकी आंखें सीधा उसके रोती हुई आंखों से टकराई। वो उसे रोता देखकर ठटक गया। क्या हुआ, क्यों रो रही है। वो एकदम बेचैन हो उठा था उसकी आंखों से बहते हुए आंसू देखा। कुछ भी नहीं। वो इसके एकदम दुपट्टा खींचने और सवाल पूछने पर दाराई अपनी हैरत छुपाती आंखें साफ करते मोड़ने लगी। जब वो एकदम झुकता उसे अपने मजबूत बाजू में उठा गया। उसकी हरकत पर वो आंखें फाड़े उसका चेहरा देखने लगी जिस पर छाए सख्त तासरात उसे कुछ भी बोलने से बाज रख रहे थे।
इससे पहले कि वो हर बात की नबी करती अपनी ज़बान खोलती, वो इससे बेड पर लटा गया। अब जी भर का रो लो, कोई तुम्हें मना नहीं करेगा। वो अपनी संजीदा आंखें उसकी बहती हुई आंखों में डालकर बोलता, वापस अपनी जगह पर जाकर लेकर एक और सिगरेट सुलगा गया, जबकि उसकी बेहिसी पर नी सिरे से आंसू बहाने लगी। 15 मिनट बाद बासम ने चेहरा मोड़ कर उसके जानब देखा तो गालों पर आंसू के मीठे मीठे निशान लिए। वो नींद में गुम हो चुकी थी। वो जानता था कि मोमल नींद की किस कदर पकी है, इसलिए वो इसे बाजू से पकड़कर धीरे से अपनी तरफ खींचकर उसका सर अपने बाजू पर आ गया। वो नींद में ही थोड़ा सा कसमसाई और मुंह बसोरती उसके सीने में मुंह छुपा गई। उसने इसकी शर्ट अपनी एक मुट्ठी में जगड़ी तो बासम अफरीदी को लगा जैसे मोमल अफरीदी ने उसका दिल अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया हो। वो इसका इम्तहान बनी उसके नज़दीक तो तार आ चुकी थी। बासम ने एक नज़र उसके सोए हुए वजूद पर डाली, खुद पर काबू पाता आंखें मूंद कर सोने की कोशिश करने लगा। सुबह मोमल की आंख खुली तो वह अकेली ही बेड बल्कि कमरे में मौजूद थी। उसने एक नज़र पूरे कमरे में दौड़ाई और अपनी दर्द करती आंखों के कोनों को उंगलियों के पोरों से दबाने लगी। फिर वक्त का ख्याल करते बिस्तर से निकल आई। वार्डरोब खोली तो इसमें वो सब कपड़े लटके हुए थे जो उसकी शादी के लिए बनाए गए थे। उसने आलसी रंग का एक दबके के काम वाला सूट निकाला और शीशे के सामने खड़ी होकर वो सूट अपने साथ लगा कर देखने लगी। वो आलसी रंग के घुटनों से कुछ ऊपर तक आती कमीज़, आलसी रंग की पैंट कैपरी और साथ में गोल्डन रंग का ऑर्गेन्जा का दुपट्टा था। उसने उस सूट से मुतमईन होते फ्रेश होने के लिए बाथरूम का रुख किया। फ्रेश होकर जब वो बाहर आई तब भी कमरा खाली था। वो शीशे के आगे खड़ी होती जल्दी से बाल सुखाने लगी। बाल सुखाकर आधे बाल कैचर में बांधी, वो बाकी बाल पीछे खुले छोड़ गए। बालों से फारग होने के बाद उसने चेहरे को हल्के फुल्के मेकअप से रास्ता करना शुरू कर दिया। सारे काम से फारग होने के बाद उसने एक तनकीदी निगाह अपने अक्स पर डाली। आलसी रंग के खूबसूरत लिबास में गोल्डन दुपट्टा, दाएं कदम पर सर किए बाल आधे बांध कर, बाकी पुछ पर खुले छोड़े, कान सी आंखों को काजल से मजीद कातल बनाए, कटाऊदार नाक से होंठों पर गहरी गुलाबी लिपस्टिक लगाए और कानों में बॉडी झुमके पहने बहुत सी लग रही थी। बिल्कुल नई नवेली दुल्हन से कुछ कमी सी महसूस हुई। अपनी सोनी कलाइयाँ देखते उसने ज्वेलरी बाग से कंगन निकाल कर कलाइयों में डाल लिए। कंगन डालते हुए उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल पर पड़े मामूली डिब्बी पर गई तो वो उससे पकड़ कर खुल गई। वाह, डिब्बी में मौजूद खूबसूरत सा लाकर उसे जैसे ही खूबसूरत टॉप्स और एक अंगूठी देखकर उसके मुंह से बेस एहतियार वाव निकला था। शायद मामा ने बनवाए हों। ये सोचकर वो लाकर और अंगूठी पहनने लगी। अलबत्ता कानों में वही बारी झुमके रहने दी। अपनी तैयारी पर एक आखिरी नज़र डालते वो कमरे से बाहर निकल आई। मामा लाउंज में बैठे मनाहल उसे देखकर खुशी से चाहती उसकी तरफ लपकी आराम से, मामा की जान, मैं अपने बेटे के पास ही आ रही हूँ। उसकी बात पूरी होने तक मनाहल उसके पास पहुँचकर हाथ उसकी तरफ बढ़ा गई ताकि वो इसे उठा सके। मेरी जान, वो उसे गोद में उठाकर चटाचट चूम गई। उसकी नज़र मनाहल से हटकर वहाँ मौजूद दूसरे अफराद पर पड़ी तो चेहरे को वापस संजीदा बनाती आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती खाने की मेज़ की तरफ बढ़ने लगी। कुछ रिश्तेदार भी उस वक्त शादी की वजह से घर पर मौजूद है, इसलिए वो इनकी मौजूदगी में कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। अभी वो टेबल से 5 कदम के फासले पर थी जब कानों में बढ़ती आवाज़ उसके कदम रोक गई। अरे भाई, बासम जैसा बच्चा तो हमारे पूरे ख़ानदान में नहीं। उसे शादी के लिए यही लड़की मिली थी क्या, जिसकी शादी के दिन ही उसके नसीब स्याह हो गए। माना कि मोमल खूबसूरत है पर मेरी आशी भला कम थी क्या। बासम की नज़र उस पर ना पड़ी। भाभी, पर आप तो गाफिल ना थी अपनी भतीजी से। ये बासम की ममानी थी जो पास बैठे मेकअप की दुकान बनी अपनी बेटी की तरफ इशारा करती मोमल की ज़ात पर वार कर रही थी। उनकी बात पर मोमल का चेहरा तारीख पड़ गया। वो खुद बाज़ब्त करती वापसी के लिए कदम उठाने लगी जब एक मर्दाना बाजू उसके कंधे के गिर्द अपना मजबूत हसार कायम कर गया। मोमल ने चौंक कर गर्दन मोड़ी, उसकी तरफ देखा जो सर्द तासा चेहरे पर सजा सामने देख रहा था। मोमल ने कसमसा कर उसकी गिरफ्त से निकलना चाहा तो वो अपना हसार मजीद मजबूत कर गया। उसे अपने साथ लिए वो 3 कदम चलकर आगे आए। मोमानी मोमल के नसीब स्याह नहीं हुए थे, बल्कि मेरे नसीब रोशन कर दिए गए थे मुझे मोमल का साथ देकर। अगर मोमल अफरीदी किसी और के नसीब में चली जाती तो बासम अफरीदी के बहत किस तरह रोशन होते। मोमल अफरीदी बासम अफरीदी के बहत का रोशन सितारा है। रही बात खूबसूरत होने की तो बासम अफरीदी की नज़र जहाँ मौजूद और किसी लड़की पर पड़ी ही नहीं। मोमल के सिवा आज तक हाँ अब पड़ चुकी है, पर क्या है ना कि मेरी शादी हो चुकी है। बासम अफरीदी को वफा निभानी बहुत खूब आती है। वो सर्द और सख्त लहजे में अपनी ममानी के साथ वहाँ मौजूद सब लोगों को बाबर करवाता हुआ बोला तो वो बेयकीनी से उसकी तरफ देखती ही रह गई। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो इसके मुताल्लिक़ किस तरह बोल सकता है। वो जानती थी कि वो सब के सामने सिर्फ उसकी इज्जत रखने की खातिर ये सब बोल रहा था, पर उसकी इस अदा ने मोमल का दिल सरशार कर दिया था।
यूँ जोजा सही कह रहा हूँ ना। वो इसकी बेयकीनी आंखों में अपनी आंखें गाड़ कर बोलने के साथ उसे अपने कुछ और करीब कर गया। वो भी इसका बरम रखने की खातिर नज़र झुकाकर मुस्कुराते इस बात में सर हिला गई कि उसकी आंखों में देखना मुश्किल तरीन अमल था मोमल के लिए। वो धीरे से झुका मोमल की गोद में मौजूद मनाहल गाल पर लब रखा तो वो खिलखिला कर हंसी। उन तीनों को साथ हंसता मुस्कुराता देखा अफरीदी बिल्ला के तमाम मकीनों ने उनकी बलाई लेते सदा यूं ही खुश रहने की दुआ की थी, जबकि जलने वाले जल कर रह गए थे। वो आगे बढ़ा और मोमल के लिए कुर्सी खींच गया। मोमल बैठ कर मनाहल को अपनी गोद में बैठा गई। उनके बैठने के बाद बादशाह भी साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। मोमल ने सबके सामने अच्छी बीवी होने का फ़र्ज़ निभाते हुए खाना पहले बादशाह को सर्व किया तो वो उसे देख कर रह गया, जो अब मज़े से अपनी बेटी के साथ बातें करते उसे खिलखिलाने में लगी हुई थी। बस मेरा पेट भर गया। उर्मिश अपनी प्लेट पीछे खसका गई तो अरसम उसे घूरने लगा। चिड़िया भी उस खाने से ज़्यादा खाती है जितना आप खाकर आपके मुताबिक आपका पेट भर चुका है। वो बहुत ज़्यादा वीक थी और उसे अच्छी खुराक की ज़रूरत थी। वो खाने के मामले में तंग नहीं करती थी, पर अरसम देख रहा था कि शादी के दिनों में वो बिल्कुल ठीक से नहीं खा रही थी, इसीलिए उसे टोक गया। पर मुझे भूख नहीं है अब। वो कन्नी कतराने लगी। भूख नहीं फिर भी खाइए, वो आपके थोड़ा सा लहजे में बोला तो वो इसके अंदाज पर उर्मिश को रोना आने लगा। बस पी कर दो छोटी बच्ची बना कर रखा हुआ है तुम लोगों ने उसे। भाभी माफ़ करिएगा पर आप लोगों की पसंद पर दिल राज़ी नहीं हुआ। छोटी बच्ची थोड़ी है वो जो हर कोई उसके आगे पीछे लाड उठाने में लगा रहता है। उनकी तोपों का रुख अब उर्मिश की तरफ हो गया था। इन्हें अरसम की अचानक शादी, वो भी इतनी कम उम्र लड़की से, बहुत खटक रही थी। उर्मिश की आंखों में चमकते आंसू अरसम का दिल पिघलाने लगे, पर वो इस मामले में नरमी नहीं बरत सकता था। ये ख़त्म करके कमरे में आ जाइएगा, वो संजीदगी से कहता अपनी जगह से उठकर कमरे की तरफ चला गया। दोनों ही जन मुरीद, वो हड़बड़ा कर कहती सर झटके। ईशा अफरीदी और प्रिया अफरीदी एक दूसरे को देखकर रह गए, जबकि उर्मिश आंसू पीती खाने की कोशिश करने लगी। दिन बहुत ही सबक रफ्तारी से गुजर रहे थे। राजा के संग ज़िंदगी बहुत हसीन हो गई थी। उसने हाशर का बाब अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए बंद कर दिया था। कहते हैं कि औरत कभी अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूलती, पहली मोहब्बत की कसक हमेशा उसके दिल में रहती है। पर मैं कहती हूँ कि ये बात गलत है। औरत तो बहुत बुलक्कड़ महलूक होती है। अगर इज़्ज़त एहतराम और कदर करने वाला दूसरा मर्द ज़िंदगी में आ जाए तो वो ज़िल्लत, तज़लील और बेकदरी करने वाले पहले मर्द की नक्श को भी याद नहीं रखती। उसके हाफ़ज़े में सिर्फ मान, मोहब्बत और इज़्ज़त देने वाले मर्द का हाका ही नक्श हो जाता है, और वो भी हमेशा के लिए। औरत मोहब्बत की भूखी ज़रूर होती है, पर उस मोहब्बत से भी ज़्यादा औरत इज़्ज़त की भूखी होती है, और ये बात बहुत कम मर्द समझ पाते हैं। नूरिया भी राजा की सोहबत में हर चीज़ पा चुकी थी। मान, मोहब्बत, कदर और इज़्ज़त। उसका महरम, उसका हमसफ़र उस पर जान लुटाता था, उसके सांसों से सांसें बढ़ता था। उससे और क्या चाहिए था। राजा को पाकर वो सरखुरू हो चुकी थी। शुरू में उसके दिल में जो डर था कि राजा के साथ ज़िंदगी के चंद दिन किस तरह गुजार सकेगी, ये डर अब न जाने कहाँ जा सोया था। 2 महीने पहले जब उन दोनों ने अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ किया था, तब नूरिया ने राजा से इसके घर वालों के मुतालिक पूछा था, जिस पर उसने बताया कि उसके माँ बाप का इंतकाल हो चुका है बचपन में ही, और उसका कोई बहन भाई भी नहीं। यूँ वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेला है। उसने राजा को कारोबार का भी कहा था कि उसके बाप के बिज़नेस संभाले, लेकिन वो साफ कह चुका था कि ना ही उसकी इतनी तालीम है कि वो ये सब संभाल सके, ना ही उसे इस बिज़नेस में इंटरेस्ट है। ये नूरिया का बिज़नेस है, वो जिस तरह चाहे उसे मैनेज करे, उसे कोई एतराज़ नहीं। नूरिया के बहुत ज़ोर देने पर भी वो नहीं माना था। उसका कहना था कि उसे एक फैक्ट्री में अच्छी जॉब मिल गई। उसके इल्म के मुताबिक वो भी अपनी आमदनी से अपनी बीवी की हर ख्वाहिश पूरी करने की भरपूर कोशिश करेगा। वो सुबह 9 बजे घर से जाता और शाम 6 बजे वापस आता। नूरिया ने आज उसकी पसंदीदा बिरयानी बनाई थी, और अब खुद भी हल्का फुल्का तैयार होकर कब से उसका इंतज़ार कर रही थी। घड़ी 7 का हिंसा अबूर कर चुकी थी, पर राजा को कोई अता पता ना था। उसका नंबर भी बन जा रहा था। वो कमरे में चक्कर लगा लगा कर थक चुकी थी। उसे अपनी तबीयत भी ख़राब होती महसूस हो रही थी। तंग आकर वो बेड पर बैठ गई और अपना सर हाथों में गिरा गई। टर्न मोबाइल के आवाज़ पर उसकी जल्दी से मोबाइल पकड़कर ओके का बटन दबाते मोबाइल कान से लगाया। जल्दी में वो नाम देखना भी भूल गई थी। हेलो राजा, कहाँ है? अब कब से इंतज़ार कर रही हूँ मैं आपका। वक्त देखे क्या हो गया। वो बिना अगले की सुने बोलती चली गई। नूरिया, ये मैं हूँ हाशर। कानों में पड़ती आवाज़ सुनकर वो चौंक गई। हाशर उसके मुँह से सरगोशी की मानद ये नाम निकला था। नूरिया, प्लीज़ कॉल बंद मत करना, प्लीज़ मेरी एक बात सुनो, बस प्लीज़। उससे पहले कि वो कॉल बंद करती, हाशर की इल्तिजाई आवाज़ उसके कानों में टकराई। उसे इसकी बात सुनने पर मजबूर कर गई। जल्दी बोलो, जो भी बोलना है वो। लहजा सख्त कर गई। नूरिया
मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। तुम मुझे किस चीज़ की सज़ा दे रही हो, जबकि हम दोनों के दरमियान ये तय हो चुका था कि हमारा मकसद पूरा होते ही तुम वापस आ जाओगे। अब तुमने अपनी राह इलाका ली है और मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करती। प्लीज़ नूरिया, मेरे साथ ऐसा मत करो। अपनी बात करके वो खामोश हो चुका था, जबकि उसकी आवाज़ में आंसू की आमेज़िश महसूस करती वो साकत बैठी रह गई। हाशर उसके लिए रो रहा था, वो सही ही तो कह रहा था। वो दोनों ये सब बातें पहले ही डिसाइड कर चुके थे, पर राजा की मोहब्बत देखते नूरिया ने अपना रास्ता बदल लिया था। तो मुझे सिर्फ इसलिए छोड़ रही हो कि मैं बाप नहीं बन सकता, पर नूरिया इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर अल्लाह ने मुझसे ये ताकत छीन ली है तो इस बात की सज़ा क्यों दे रही हो तुम, जिसमें मेरा कोई कसूर ही नहीं? प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो नूरिया, वो नम आवाज़ में कहता। आहर में बाकायदा रोने लगा। दरवाज़ा खुलने बंद होने की आवाज़ पर नूरिया होश में। राजा आ गए हैं, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। वो तेज़ी से कॉल बंद करके मोबाइल साइड पर रख गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी रानी? वो कमरे में दाल होकर सबसे पहले हस्बे मामूल झुका, उसका माथा अपने लम्ब से सजा गया। वालेकुम सलाम जवाब देकर वो दुपट्टा सही करती बेड से उठ खड़ी हुई। लेट हो गए आप आज, वो कहकर बाहर जाने लगी, जब वो खैंस का उसे अपने सामने कर गया। क्या हुआ मेरी रानी, नाराज़ है क्या? वो इसकी थोड़ी पकड़ कर उसका चेहरा ऊपर उठाकर पूछने लगा। नहीं, मैं क्यों नाराज़ होंगी, वो कहकर उसकी गिरफ्त से आज़ाद होने की कोशिश करने लगी। अच्छा ना, सॉरी मेरी जान, आज के बाद पूरी कोशिश करूँगा कि लेट ना हो। अब मान जाओ ना, चलो अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट दिखाओ मुझे। उसके इतने प्यार से कहने पर वो ज़बरदस्ती मुस्कुराने लगी। चलो खाना लगाऊं, मैं बस हाथ मुंह धो कर आता हूँ। वो इसका चेहरा हाथ में थाम कर उसके पेशानी पर बोसा देता बाथरूम की तरफ बढ़ गया, तो वो भी गहरी सांस भरती किचन की तरफ कदम बढ़ा गई। असम को गए 1.5 हफ्ता हो चुका था, उसके मैच चल रहे थे, उसका जाना ज़रूरी था। उसके जाने पर उर्मिश ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। ईशा अफरीदी और मोमल ने बहुत मुश्किल से उसे संभाला था। मोमल ज़्यादातर उसके साथ ही वक्त गुजारती थी। मनाहल भी दिन में उसको ध्यान लगाए रखती। दिन तो गुजर ही जाता था, पर उसके लिए रात गुजारनी बहुत मुश्किल हो जाती थी। उसकी रात होते ही गुजरती थी। आज भी इतना वक्त गुजर चुका था, पर उसकी कोई कॉल ना आई थी। अरसम उसे मोबाइल लेकर देकर गया था और मोमल ने उसे इस्तेमाल करना भी सिखा दिया था। वो अभी बाथरूम से नहा कर निकली थी, जब उसका मोबाइल बजने लगा। वो जानती थी कि किसकी कॉल है, क्योंकि उसके मोबाइल में बस कारवालू और अरसम का नंबर ही था। वो आहिस्ता से चलते साइड टेबल के पास आई जहाँ मोबाइल पड़ा हुआ था। उसकी तवक्को के मुताबिक अरसम की ही कॉल थी। उसने कॉल उठाकर मोबाइल कान के साथ लगाया। अस्सलाम वालेकुम, बड़ी गंभीर आवाज़ उसे कानों में रस घुलती हुई महसूस हो रही थी। वालेकुम सलाम, धीमी आवाज़ में जवाब देकर वो लब काटने लगी। कैसी है सोबटिया, वो नरमी से सफ्तार करने लगा। मैं ठीक हूँ, वो लब काटती हुई जवाब दे हुई। पका ना, वो यकीन दहानी करने लगा। जी पका, वो लब बेंच का खुद में काबू पाने लगी। फिर आपकी आवाज़ से मुझे क्यों नहीं लग रहा आप बिल्कुल ठीक हैं? वो आपके थोड़ा फिक्रमंद हुआ। मुझे क्या हुआ? आवाज़ में हल्की शामिल थी। तो और किससे मालूम है? फिर हाँ, लगता है कोई अपने हस्बैंड को बहुत बुरी तरह मिस कर रहा है।